आज मैं आपके साथ में चैप्टर 2 क्लास 11th बायोलॉजी इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। सो दिस इज चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप देख सकते हैं टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं इन वाले वीडियोस में जो सीरीज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप सब जानते हैं कि नीट एंट्रेंस एग्जाम प्राइमरीली एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है और मेरे हाथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है और मैं इसको देख देख करके आपको इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में बताता रहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमेशा की तरह ये देखते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कीजिए। सो एनीथिंग दिस नंबर कैन बी 3 और 4, या तो 3 या 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकते हैं। नाउ दैट मीन्स दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वेटेज। ये बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज है। आप इस चैप्टर को अपने पैरल पर ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसे प्लीज ढंग से तैयार कीजिए। दूसरी बात बड़े ध्यान से समझिए, इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत बाहर जा सकते हैं एनसीईआरटी के। सो दैट मीन्स देयर इज नो लिमिट। आप जितना मर्जी चले जाएं, मतलब कहने का ये है, से फॉर एग्जांपल अगर इस चैप्टर में वायरस है तो वायरस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इसी तरह से फंजाई है तो फंजाई अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। सो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें ये चीज समझनी होगी यहां पर कि इस चैप्टर में मुझे कितना बाहर जाना है। जब मैं इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो इस पर भी मेरी नजर रहेगी। मैं ही कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आप इन चीजों में यहां से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि जनरली मेडिकल एंट्रेंस में अपीयर होने वाले बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको एनसीईआरटी की इतनी एक्सटेंशन वाली नॉलेज हो। हालांकि फिर मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर ये 4 क्वेश्चन आएंगे तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि अगर एनसीईआरटी का एक्सटेंशन आया तो 1 क्वेश्चन आएगा, 3 विल बी एब्सोल्युटली फ्रॉम एनसीईआरटी। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो मुझे उम्मीद है ये 2 बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट, मैं इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले एक और बात आपसे कहता हूं। तो देखिए, ये एक तरह के फैक्ट हैवी चैप्टर्स हैं। तो मैं ट्रेडिशनली बायोलॉजी को ऐसे कहता हूं कि कुछ कंसेप्ट हैवी चैप्टर्स हैं, कुछ फैक्ट हैवी चैप्टर्स हैं। तो यहां पर जो ये फैक्ट हैवी चैप्टर्स हैं, इनमें मैं बच्चों से ये कहता हूं कि आप अपनी एक फैक्ट शीट बनाइए। सो इफ यू हैव टाइम, स्टिल देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी डन। अगर आपने अपनी खुद की फैक्ट शीट नहीं बनाई है तो एक बार बनाइए। अब इसे फैक्ट शीट का मतलब क्या है? आप पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा एनसीईआरटी का, रिफ्लेक्ट कीजिए बैठ करके इसमें क्या क्या चीजें हैं और अपनी हैंड राइटिंग में लिख लीजिए। पॉइंट वाइज आपने उनको लिख लिया तो इस तरह से आपका चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपने इस चैप्टर को, क्योंकि अब आप बिल्कुल पास हैं एंट्रेंस के, अगर इस चैप्टर में आपने 3-4 घंटे लगा दिए तो वो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं आप तैयार कर सकते हैं। जब आपके पास एक फैक्ट शीट तैयार हो जाए, सो ये फैक्ट शीट से फॉर एग्जांपल एक बढ़िया सी शीट पर बनाइए जिसे आप पिन अप कर सके बजाय किसी कॉपी में बनाने के, और उसको अपनी स्टडी टेबल पे पिन अप कर दीजिए ताकि वो बार बार आपकी आंखों के सामने आती रहे। क्योंकि एक गलती जो बच्चे करते हैं वो ये सोचते हैं कि फैक्ट्स आखिरी दिन याद करके चले जाएंगे। तो आप याद रखना कि मेमोरी आपकी बॉडी में ऐसे बनती नहीं है। इट्स अ साइंस बिहाइंड मेमोरी। सो मैं कई बार बच्चों को बता चुका हूं, व्हेन द सेम इंफॉर्मेशन गोज अगेन एंड अगेन थ्रू अ साइनैप्स, द साइनैप्स बिकम फैसिलिटेटेड। और इसमें रिवीजन और रिकॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे आप देखेंगे आपको और चीजें ऑटोमेटिकली याद होती जाती हैं, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। मेन चीज ये है कि आपकी फैक्ट शीट 15-20 मिनट में पूरी तरह से आपने एक बार नजर से निकाल दी। याद करने की कोशिश मत कीजिए, पर अगर आपने 10-12 बार उसको निकाल दिया तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन मेमोरी बना करके रख लेगा और एग्जाम में ये मेमोरी वो कहीं से भी ढूंढ करके आपके सामने ले आएगा और आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो इस तरह के चैप्टर को मेरी अपनी पर्सनल राय है कि आप इस तरह से अप्रोच करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा मेन काम, कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहां से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये जो पहला पेज है इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ये देखिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।
व्हाट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या खास बात है इसमें? इसकी कोई मेरिट है क्या और डीमेरिट है क्या? सो व्हाट एग्जैक्टली है? ज्यादातर आपको देखने को क्या मिलेगा? डीमेरिट्स देखने को मिलेंगी, तो आप इसकी डीमेरिट्स को इन्यूमरेट कीजिए। सो एक फैक्ट आपके पास आ गया। फिर आपने ये कहा कि इसके अपोजिट जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। सो व्हाट एग्जैक्टली आर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फिर आपको मेरिट्स भी मिलेंगी और डीमेरिट्स भी मिलेंगी। एक बार इनके आप पूरी तरह से तैयार कीजिए, थोड़ा सा बाहर पढ़िए, एनसीईआरटी की शुरुआत में ही मैं आपसे कह रहा हूं। फिर मुझे यह बताइए कि लिनेयस का कौन सा सिस्टम था? सो लिनेयस का कौन सा सिस्टम था? क्या वो आर्टिफिशियल था या नेचुरल था? लिनेयस के सिस्टम में क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और नाम जो आपको पता होना चाहिए वो बेंथम एंड हुकर। आप ये जब बात करेंगे बॉटनी की, प्लांट क्लासिफिकेशन की, तो इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगेन आई वांट व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं रीसेंट ट्रेंड्स में देख रहा हूं नीट एंट्रेंस एग्जाम में, वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज फाइलोजेनी and what exactly is phylogenetic basis of classification and how does it differ from other classification system? What is the evolutionary basis of classification of living organisms into related classes? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ध्यान रखिएगा, एक एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया लगाइए क्लैडिस्टिक्स के बारे में। क्लैडिस्टिक्स के बारे में आइडिया लगाइए। क्लेड किसे कहते हैं, शेयर्ड डिराइव्ड ट्रेट्स किसे कहते हैं? इट विल बी गुड टू हैव दीज नॉलेज। और फिर आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह से इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरह से मीनिंगफुल सबसे ज्यादा है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्यों फॉलो की जाती है। सो अब आपको यह बात यहां पर समझ में आ गया कि ये किस तरह से आपने आर्टिफिशियल सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स की बात करी। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी कुछ किंगडम्स में क्लासिफिकेशन कर रही है। आपकी एनसीईआरटी में जो लिविंग वर्ल्ड में जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। सो किसने दिया? रॉबर्ट विटेकर ने दिया। सो दैट मींस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। लेट अस से द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो ट्रेडिशनली ये वाली टेबल पूछते हैं आपसे। सो ये जो टेबल है, इस टेबल पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। आपसे कुछ कैरेक्टर्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन कौन से किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में ये चीज हो सकती है। सो जैसे फॉर एग्जांपल सेल वॉल का कोई क्राइटेरिया आपको दे दिया और फिर आपसे पूछेंगे कि सेल वॉल से फॉर एग्जांपल कौन कौन से किंगडम में है, या किस किंगडम में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल किस तरह की है, ये चीज पूछ सकते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ सकते हैं। ये जो बेसिस ऑफ क्राइटेरिया है, ये जो बेसिस ऑफ क्राइटेरिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और आया है। सो किस बेसिस पर रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया? प्रोकैरियोट्स में कौन सा किंगडम बना, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रोटिस्टा को एनामलस क्लासिफिकेशन किंगडम क्यों कहा जाता है? उसके बाद में सेल वॉल के बेसिस पे जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको किस तरह से 3 किंगडम में डिवाइड किया जा सकता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कैसे किया जा सकता है? सो ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी है। और देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपसे कहा कि हमारी एनसीईआरटी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस कर रही है। नाउ लेट मी टेल यू कि द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, आगे भी बहुत डेवलपमेंट हुई है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ट्राई टू रिमेंबर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ कार्ल वूज। ढूंढने की कोशिश कीजिए इन्होंने क्या किया। और ये 3 डोमेन कौन कौन से हैं? आर्केइया, मतलब यूकेरिया और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वुड बी ट्रू बैक्टीरिया, दिस वुड बी आर्कीबैक्टीरिया एंड ऑल यूकैरियोट्स हियर। व्हाई ओनली 3 डोमेन्स? और क्यों आर्कीबैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अलग कर दिया? तो देखिए, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। मैंने आपसे कहा यहां पर आपको एनसीईआरटी को एक्सटेंड करना पड़ेगा और जरूर कम से कम आप 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के बारे में जरूर पढ़िए। इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि आप ये देखें कि पहले 2 किंगडम कौन से थे, फिर 3 किंगडम कौन से आए, किसने दिया, फिर 4 किंगडम, चौथा किंगडम कौन सा आया, 5वां कौन सा आया, छठा कौन सा आया। इस तरह के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है ये डोमेन पर
जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू जस्ट 3 डोमेन्स एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डोमेन इन टेक्सोनोमिक हायरार्की। सो टेक्सोनोमिक हायरार्की आपने देखा स्पीसीज से किंगडम की तरफ चीजें ज्यादा इंक्लूसिव होती चली गई। सो वेयर वुड इन द टेक्सोनोमिक हायरार्की स्कीम ऑफ थिंग्स वेयर वुड यू प्लेस अ डोमेन, डोमेन आप किसे कहेंगे, ये चीज समझ लीजिए। सो यहां सही, यहां पर सब कुछ ये इसी तरह का मेरिट्स डीमेरिट्स की बात की हुई है। अब आपने एक एक लाइन पढ़नी है और उसमें अपने खुद के आपने फैक्ट्स बनाने हैं और जैसा मैंने आपसे कहा उनको बार बार रिवाइज करना है। इट शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग एंड दिस कैन बी वेरी वेरी इजीली डन। आगे चलते हैं तो इसके बाद किंगडम मोनरा की बात आती है। सो जब बैक्टीरिया की बात आती है, नाउ वी आर फॉलोइंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो मोनरा में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, देखिए बड़े ध्यान से, कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह का होता है, वो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वहां पर आपने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर काफी डिटेल में पढ़ा है। तो यहां पर स्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा आपने जोर नहीं देना है। सो डू नॉट ट्राई टू डुप्लीकेट द थिंग्स, आपका एफर्ट बेकार हो जाएगा। उसी चीज को 2 जगह तैयार नहीं करना। आपने एक बार सेल के स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया। यहां पर आपको जो ध्यान देना है वो आपने ध्यान देना है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म पर। सो यहां पर थोड़ा सा अपना कंसेप्ट बनाइए माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म पर। मतलब ये कि मुझे ये बताइए कि अगर किसी माइक्रोब को अगर मैं क्लासिफाई करूं ऑन द बेसिस कि उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए सोर्स ऑफ कार्बन क्या मिलता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, किस किस ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ कार्बन। क्या आप इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर है, सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कहां से आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करने के लिए, इसमें आप मुझे बताइए व्हाट आर लिथोट्रॉफ्स, व्हाट आर ऑर्गेनोट्रॉफ्स। ये नाम आपको पता होना चाहिए सोर्स ऑफ कार्बन में कि मैं क्या किस तरह के 2 नाम ले सकता हूं। यहां पर मैंने आपको 2 नाम बता दिए, वन वुड बी ऑर्गेनोट्रॉफ, द अदर वुड बी लिथोट्रॉफ। एक तीसरा तरीका और है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से मिलती है, इस पर माइक्रोब्स किस किस ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। सो देखिए ये सारे के सारे जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज ऑटोट्रॉफ, व्हाट इज हिट्रोट्रॉफ, व्हाट इज मिक्सोट्रॉफ, व्हाट इज ऑर्गेनोट्रॉफ, व्हाट इज लिथोट्रॉफ, व्हाट इज फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सो मैंने सारी टर्म्स आपको इन तीनों हेडिंग्स की दे दी हैं और फिर आप इनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे व्हाट विल बी अ कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ, कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ किस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा। सो यहां पर जो बेसिक कंसेप्ट है, देखिए ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये बेसिकली कंसेप्चुअल बात है और इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ये आगे भी आपको बहुत काम आएगा कि किस तरह से सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर और सोर्स ऑफ एनर्जी पे के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। क्योंकि यहां पर आपकी एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और मैंने सारी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको बता दी है यहां पर। उसके बाद में जब अगले पैराग्राफ पे आप आते हैं तो आर्की बैक्टीरिया की बात आती है। सो आर्की बैक्टीरिया की जब बात आती है तो आर्की बैक्टीरिया में पहले तो यह बताइए कि आर्की बैक्टीरिया को हम एक्सट्रीमोफाइल्स क्यों कहते हैं। सो जब आप बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आता है कि दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। Now you will have to explain the features because of which they can have this type of existence, extreme environment में कैसे बच सकते हैं। Specifically मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इनकी सेल वॉल किस चीज की बनी है। मुझे बताइए डू दे कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, अगर नहीं तो उसकी जगह क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सूडो पेप्टिडोग्लाइकन से फॉर एग्जांपल। इसके अलावा फिर मैं आऊंगा इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है, और सेल मेम्ब्रेन में मैं ये पूछूंगा आपसे कि मुझे ये बताइए कि फॉस्फोलिपिड्स में क्या खास बात है, और यहां से आपको इनके एक्सट्रीमोफाइल्स के सारे क्लूज मिलेंगे। सो सेल मेम्ब्रेन आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है और उसमें ईथर बॉन्ड हो सकता है, एस्टर बॉन्ड हो सकता है,
चेन हो सकती है, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। ट्राई टू रीड दिस, ढूंढिए इसको कि आर्की बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह से उसको इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहने में मदद करती है। इसके बाद में तीसरी चीज जो आपसे पूछ सकते हैं वो जेनेटिक्स के बारे में पूछ सकते हैं। जेनेटिक्स में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जीन का स्ट्रक्चर बताइए, किस तरह से जीन का स्ट्रक्चर अलग है। कुछ फीचर्स में आर्की बैक्टीरिया जैसा है, कुछ उनसे अलग है, और कुछ फीचर्स में ये यूकेरिया जैसा है। मैं 3 डोमेन के हिसाब से चलूं तो अगर आर्केइया, बैक्टीरिया और यूकेरिया, अगर मैं 3 डोमेन्स की बात करूं तो आर्कीय बैक्टीरिया को मैंने को दोनों से सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देखनी पड़ेंगी। याद रखिएगा कि आर्की बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स एक्चुअली यूकैरियोट्स जैसे हैं। आपसे वो पूछेंगे कि जीन, से फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क यू अबाउट इंट्रॉन्स, they can ask you about introns. Number 2, they can ask you about RNA polymerase. They can ask you about RNA polymerase. ये मोटे तौर पर आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूं कि ये देखिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, और क्या, अगर आप थोड़ा और बाहर जाना चाहते हैं इसमें और मिथेनोट्रॉफी में आपको अंतर पता है। व्हाट एग्जैक्टली इज मिथेनोजेनेसिस? डू यू नो दैट मिथेनोजेनेसिस विल बी यूनिक टू आर्की बैक्टीरिया और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और एक और बात याद रखिएगा, कई बार मैं बच्चों से बात करता हूं तो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। डायएज़ोट्रॉफी, द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज आल्सो सीन इन द मेंबर ऑफ आर्की बैक्टीरिया। इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली सीन ओनली इन ट्रू बैक्टीरिया। ये बात याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे कर रहा हूं यहां पर। मुझे उम्मीद है ये सब चीजें जब आप पढ़ लेंगे तब आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब आपको ये हिट्रोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इस तरह के टर्म्स में अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, और आप जैसे ये देखेंगे कि रिड्यूसिंग पावर कहां से आ रही है, इसका सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, ये सब चीजें आएंगी तो इनका रोल भी आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पर जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और उनका जो रोल है, इट इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द नीट एंट्रेंस एग्जाम। नीडलेस टू से आप देख रहे हैं इधर नोस्टॉक, इसका जो फिलामेंट है, और आप देख पा रहे हैं हिट्रोसिस्ट। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। हिट्रोसिस्ट में कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा फंक्शन कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जहां आपने माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म को एक बार ढंग से पढ़ लिया तब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज रीड एवरी पैराग्राफ एंड वॉट एवर पॉसिबल प्लीज ट्राई टू मेक द एज मैनी नोट्स एज पॉसिबल एंड रिवाइज देम। बार बार उनको रिवाइज कीजिए। इसके बाद में माइकोप्लाज्मा की बात आती है। माइकोप्लाज्मा क्या है, क्यों इनको जोकर्स इन माइक्रोबियल पैक कहा जाता है, क्या इनके जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, क्या ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स इनके खिलाफ काम क्यों नहीं करती है, क्या ये पैथोजेनिक है ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी एक तरह से मेंशन कर रही है, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे उम्मीद है ये जो मैंने पहला वीडियो आपको किया, इसमें आपको मैंने ये जो पहले 2-3 पन्नों में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये बताया। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट समहाउ अपना टाइम लगाइए। और वो जो मैंने माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म की बात करी है, मैं कुछ टर्म्स फिर बोल रहा हूं कि ऑटोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ, मिक्सोट्रॉफ, तीनों का मतलब पता है, ऑर्गेनोट्रॉफ, लिथोट्रॉफ मतलब पता है, इसके अलावा फोटोट्रॉफिक और इसके अलावा हिट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है, कीमोसिंथेसिस किसे कहते हैं, मिथेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, मिथाइलोट्रॉपी क्या चीज है, डायएज़ोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये आपको पता होना चाहिए। और एक बार फिर याद दिला दूं, आर्की बैक्टीरिया को बाकी दोनों डोमेन में ये देखिए, कंपेयर करके लिस्ट बनाइए कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है और डिससिमिलैरिटीज क्या है। सो वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।
प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।